हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुकौशल। फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं जो कि है आपका बिजनेस इकोनॉमिक्स। बिजनेस इकोनॉमिक्स जो यूनिट है इसको हम स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे हमने मार्केटिंग का पूरा मैराथन किया है, सारा सिलेबस जो आपका यूजीसी नेट में गिवन है मार्केटिंग का वो हमने कंप्लीट किया था, वैसे ही हम बिजनेस इकोनॉमिक्स का जो भी आपके यूजीसी नेट में सिलेबस गिवन है उसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो ये क्लास आपके यूजीसी नेट के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, इसके अलावा असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर या कोई और भी अदर स्टेट के असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम के लिए, या किसी और कॉमर्स सब्जेक्ट जिसमें आता है और बिजनेस इकोनॉमिक्स उसमें आपका सब्जेक्ट है, उन सभी के लिए ये क्लास जो है वो रिलेवेंट होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहले सिलेबस देख लेते हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स का। मीनिंग्स एंड स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स जो ये पार्ट है ये हम आज की इस वीडियो में कवर करेंगे, जिसमें आपके इकोनॉमिक्स की सारी डेफिनेशंस, इकोनॉमिक्स नॉर्मेटिव और वो नॉर्मेटिव और आपकी जो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स होती है वो वे सारी चीज़ें जो भी बेसिक है इकोनॉमिक्स का वो हम इसमें कवर करेंगे। ठीक है, स्कोप और नेचर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स ये तो कवर होगा ही। ठीक है, तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं इकोनॉमिक्स होती क्या है। तो इकोनॉमिक्स इज द सोशल साइंस दैट स्टडी हाउ पीपल, बिजनेस एंड सोसाइटी यूज लिमिटेड रिसोर्सेज टू सेटिस्फाई अनलिमिटेड वांट्स। यानी कि किस तरीके से लोग अपनी अनलिमिटेड वांट्स को लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ फुलफिल कर सकते हैं, उसको एफिशिएंटली कैसे अपने रिसोर्सेज का यूटिलाइज कर सकते हैं, वो हमें इकोनॉमिक्स बताती है। ठीक है, तो इसीलिए इकोनॉमिक्स हमारी एक सोशल साइंस है। ठीक है, जिसमें जो पीपल या बिजनेस या सोसाइटी वो अपने लिमिटेड रिसोर्सेज को कैसे अनलिमिटेड वांट्स को फुलफिल करने के लिए यूज़ करेंगे। ठीक है, तो देखिए इकोनॉमिक्स की डेफिनेशंस है, अलग अलग ऑथर्स ने अलग अलग डेफिनेशंस दी हुई है, और ये भी एग्जाम में आता है। मैच द फॉलोइंग में भी ऐसा क्वेश्चन आता है कि वेल्थ डेफिनेशन किसने दी है, या ऐसे भी पूछ सकते हैं। अगर जैसे आपके यूजीसी नेट में तो मैच द फॉलोइंग करके आ जाता है, क्योंकि उसमें ज़्यादा बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं, और डायरेक्ट क्वेश्चन किसी एक डेफिनेशन के कि वेलफेयर डेफिनेशन किसने दी थी या वेल्थ डेफिनेशन किसने दी थी, तो आपको पता होना चाहिए। तो वेल्थ डेफिनेशन जो है वो किसने दी थी, वो हमें दी थी एडम स्मिथ ने। ठीक है, एडम स्मिथ और जेबी से। कुछ एक एग्ज़ाम में ऐसा होता है कि एडम स्मिथ ऑप्शन में ही गिवन नहीं होता, जेबी से वहाँ पे गिवन होता है। तो आपको ये दोनों नाम याद रखने हैं, एडम स्मिथ और जेबी से ने दी थी 1776 में वेल्थ डेफिनेशन। इन्होंने क्या बोला था कि इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ वेल्थ, इट्स प्रोडक्शन, एक्यूमुलेशन एंड कंजप्शन। ठीक है, यानी कि वेल्थ की स्टडी है, वेल्थ को कैसे हमें वेल्थ प्रोड्यूस करनी है, कैसे कंज्यूम करनी है, मतलब वेल्थ से रिलेटेड है इकोनॉमिक्स का सारा फंडा। तो ये बात बोली थी सबसे पहले एडम स्मिथ और जेबी से ने। उसके बाद मार्शल और ये पिगो ये आए, इन्होंने बोला कि नहीं, मार्शल ने बोला कि नहीं, वेल्थ डेफिनेशन ही, वेल्थ से की स्टडी नहीं है इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स वेलफेयर की स्टडी है। ये बताता है कि ऑर्डिनरी बिजनेस लाइफ या ह्यूमन बीइंग को कैसे वेलफेयर इंश्योर करती है इकोनॉमिक्स, क्योंकि देखो ये बोलते हैं ना कि लिमिटेड रिसोर्सेज से अनलिमिटेड वांट्स को कैसे फुलफिल करना है, ये हमारी इकोनॉमिक्स हमें बताती है। तो ये क्या कर रही है, वेलफेयर कर रही है ना। तो ये वेलफेयर डेफिनेशन किसने दी थी, मार्शल और पिगो ने। ठीक है, स्कैरसिटी डेफिनेशन किसने दी, रॉबिन्स ने। याद रखना है स्कैरसिटी, यानी कि क्योंकि इन्होंने बोला ना कि स्केयर रिसोर्सेज हैं। ठीक है, रिसोर्सेज हमारे स्केयर्स हैं, तो उनको कैसे हम यूटिलाइज कर सकते हैं हमारी बहुत सारी जो अनलिमिटेड वांट्स हैं उनकी फुलफिलमेंट के लिए। तो इसलिए इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ स्कैरसिटी एंड चॉइस। ठीक है, चॉइस की, क्योंकि बहुत सारे अल्टरनेट यूज हैं। जैसे मान लो आपके पास 100 रुपये हैं, अब उस 100 रुपये में आपको खाना खाना है, कपड़े लेने हैं, कपड़े तो चलो आएंगे नहीं, चलो मान लो वैसे ही कि मान लो आपके पास 10,000 रुपये हैं, आपकी सैलरी है ये 10,000 रुपये, इनको आप कैसे यूज कर रहे हो। अब ये लिमिटेड है ये रिसोर्सेज, अब इसके बहुत सारे यूज हैं। आप अलग अलग चीज़ों में इसको यूज कर सकते हो, इन्वेस्ट कर सकते हो, आप खाने पीने की चीज़ें खरीद सकते हो, घर का सामान खरीद सकते हो, आप मूवी देखने जा सकते हो, बहुत कुछ काम कर सकते हो इन पैसों से। बहुत सारे अल्टरनेटिव यूज हैं, और आपकी बहुत सारी वांट्स भी है कि आप सारी चीज़ें करना चाह रहे हो, तो आप कितना क्या कुछ कर सकते हो, वो उस चॉइस की साइंस, उसको समझना वही इकोनॉमिक्स है। ये बात किसने बोली थी, रॉबिन्स ने। ग्रोथ और या डेवलपमेंट डेफिनेशन किसने दी थी, सैमुअल्सन ने। और एक नई जो डेफिनेशन है जो हमारे इंडियन ऑथर ने भी दी है, जेके मेहता ने दी है, क्या, वांटलेसनेस की जो डेफिनेशन है इकोनॉमिक्स की वो किसने दी थी, जेके मेहता ने। इन्होंने क्या बोला कि
इकोनॉमिक्स है ना, वॉन्ट्स को सेटिस्फाई करने की स्टडी नहीं है, बल्कि ये वॉन्ट्स को कम करने की, रिड्यूस करने की, मिनिमम करने की, यानी कि मिनिमम वॉन्ट्स हम फुलफिल कर पाएँ तो वॉन्ट्स को लेस कर दें, कम कर दें, तो तब हम फुलफिल कर सकते हैं, क्योंकि हमारे रिसोर्सेज जो हैं वो लिमिटेड है। तो ये डेफिनेशन किसने दी थी? प्रोफेसर JK मेहता ने दी थी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है? फंडामेंटल्स ऑफ इकोनॉमिक्स। देखो फंडामेंटल्स ऑफ इकोनॉमिक्स में क्या, कि हम क्या चीज़ें हैं जो इकोनॉमिक्स में इकोनॉमिक्स जिससे डील करती है। तो वैसे डेफिनेशन में भी ये चीज़ क्लियर हो गई थी कि अनलिमिटेड वांट्स होती हैं, ये इकोनॉमिक्स के फंडामेंटल्स है कि अनलिमिटेड वांट्स होंगी तभी उनको सेटिस्फाई हम किस तरीके से, किस वे में करें, वो सारा चीज़ें पढ़ना समझना वो हमारी इकोनॉमिक्स है। स्केयर रिसोर्सेज हैं, ठीक है, कमी है हमारे पास पहले ही रिसोर्सेज की, एफिशिएंट यूज करना है हमें उन रिसोर्सेज का जो हमारे पास पहले से ही कम है। ठीक है, और रिसोर्सेज नेशन कैसे एलोकेट करेगा? अब वो कम है, लिमिटेड रिसोर्सेज है हमारे पास, अब वो लिमिटेड रिसोर्सेज सारी पॉपुलेशन की नीड्स को कैसे सेटिस्फाई कर सकते हैं, उसको एलोकेट करना, ये सारी चीज़ें जो ये है हमारे फंडामेंटल्स ऑफ इकोनॉमिक्स। ठीक है, आपको ध्यान रखनी है फंडामेंटल्स ऑफ इकोनॉमिक्स क्या है? अनलिमिटेड वांट्स, स्केयर रिसोर्सेज, एफिशिएंट यूज ऑफ दोज रिसोर्सेज। ठीक है, अब कुछ बेसिक अजम्पशंस होती है जो हम इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। क्या क्या होती हैं बेसिक अजम्पशंस? जैसे कि एक तो यही होती है कि स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज है, ठीक है, अनलिमिटेड वांट्स है, ये सब तो है ही। दूसरा रैशनैलिटी है। रैशनैलिटी का क्या मतलब है कि जब भी हम इकोनॉमिक्स में कुछ भी, कोई भी कंसेप्ट, कोई भी थ्योरी पढ़ेंगे तो हम ये अज्यूम करके चलेंगे कि कंज्यूमर जो है वो रैशनल है। रैशनल यानी कि वो बहुत सोच समझ के कुछ भी डिसीजन ले रहा है, और सोच समझ के क्या, कि सोच समझ के वो अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना चाह रहा है, वो ऐसा डिसीजन लेगा जिससे उसको मॉनेटरी फ़ायदा हो, मॉनेटरी टर्म्स में फ़ायदा हो, मतलब उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले। कोई भी ये जानबूझ के अपनी सेटिस्फेक्शन को कम नहीं करना चाहेगा, जानबूझ के यूटिलिटी को कम नहीं करना चाहेगा, उसको जितना मैक्सिमम प्रॉफिट मिल सकता है एक कंज्यूमर वो प्रॉफिट लेना चाहेगा। कंज्यूमर हो चाहे प्रोड्यूसर हो, रैशनल है वो। ठीक है, इकोनॉमिक्स में हम ये चीज़ें अज्यूम करके चलते हैं। तो ये कुछ अजम्पशंस होती हैं बेसिक जो इकोनॉमिक्स में हम यूज करते हैं। एक होती है ये सेट्रिस पैरिबस। ये क्या होते हैं कि अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, इसको की ये टर्म है। ठीक है, इस यानी कि हम इकोनॉमिक्स में कोई भी लॉ, कोई भी थ्योरी जब हम पढ़ते हैं तो कुछ चीज़ों को हम कांस्टेंट मान के चलते हैं कि ये सब चीज़ें चेंज नहीं हो रही हैं, सिर्फ कुछ एक चीज़ें ही चेंज हो रही है। जैसे लॉ ऑफ डिमांड हमने पढ़ा हुआ है, लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड में हम क्या सोच के चलते हैं कि सिर्फ प्राइस चेंज हो रहा है, प्राइस के अलावा बाकी कोई भी वेरिएबल है, जैसे कि इनकम है कंज्यूमर की, कोई भी टेस्ट में उसके चेंज नहीं हो रहा है, उसकी इनकम में चेंज नहीं हो रहा है, सब्सटीट्यूट गुड्स की प्राइस में चेंज नहीं हो रहा है, तो यानी कि अदर थिंग्स इक्वल हैं। उस बेस पे हम किसी दो वेरिएबल का रिलेशनशिप देखते हैं, यानी कि प्राइस और फिर वहाँ पे डिमांड का रिलेशनशिप देखते हैं। तो इसलिए ये भी एक फंडामेंटल अजम्पशन है इकोनॉमिक्स की, जिसको हम मान के चलते हैं जितने भी हम इकोनॉमिक्स में लॉ पढ़ेंगे उन सभी में। ठीक है, अब देखो कुछ सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमिक होती है, या आप अपने 11th 12th से पढ़ते आ रहे होगे कि सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी क्या होती है। सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी यानी कि मेन इन प्रॉब्लम्स के बेस पे ही हमारी इकोनॉमिक्स जो है वो चलती है। इकोनॉमिक्स के सारे कंसेप्ट इन्हीं के बेस पे बनाए गए हैं। क्या है वो कि देखो किसी इकोनॉमी में, ये इकोनॉमी पूरे नेशन वाइज हम जब देख रहे हैं चीज़ों को, तब के क्या है कि हमें क्या प्रोड्यूस करना है, सबसे पहले ये देखना है। ठीक है, क्या प्रोड्यूस करना है। अब देखो केक प्रोड्यूस करनी है, कार प्रोड्यूस करनी है, क्या चीज़ प्रोड्यूस, क्या चीज़ करनी है हमें। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, एक सेंट्रल क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट टू प्रोड्यूस। सेकंड क्वेश्चन क्या है कि हाउ टू प्रोड्यूस, यानी कि कैसे प्रोड्यूस करेंगे, लेबर ज़्यादा यूज करके प्रोड्यूस करेंगे, कौन सी टेक्नोलॉजी यूज करके प्रोड्यूस करेंगे, मशीन का ज़्यादा यूज करके प्रोड्यूस करेंगे, कैसे प्रोड्यूस करेंगे, और फॉर होम टू प्रोड्यूस, और किसके लिए प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, तो ये हमारी सेंट्रल प्रॉब्लम्स होती है जिनका इकोनॉमिक्स को जवाब देना होता है। ठीक है, इकोनॉमिक्स है ही उसी चीज़ की स्टडी के लिए। अब हम ये देखेंगे कि क्या हम कार प्रोड्यूस कर सकते हैं। अगर ये है ना जो सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी, ये ज़रूरी नहीं है कि हम पूरे नेशन को ही मान के चल रहे उसी के बेस पे। एक इंडिविजुअल जो प्रोड्यूसर है, बिजनेसमैन है, वो भी, उसके लिए भी ये तीनों प्रॉब्लम्स होती हैं कि उसे क्या प्रोड्यूस करना है, कैसे प्रोड्यूस करना है, किसके लिए प्रोड्यूस करना है। और जब हम पूरी इकोनॉमी को देखते हैं,
ठीक है। तब भी हम ये देखना होता है कि हमें क्या प्रोड्यूस करना है, ठीक है। अब क्या प्रोड्यूस करना है, ये जैसे अब मान लो कि कोई बहुत अंडर डेवलप्ड कंट्री है, तो वो क्या प्रोड्यूस करना चाहेगी वैसी इकोनॉमी, तो वो ये होगा ना कि ज़्यादा से ज़्यादा वेलफेयर वो अपने जो सिटीजन्स हैं उनको दे पाए, एटलीस्ट वो खाने की चीज़ें तो दे पाए। सबसे पहले ये होता है ना कि रोटी कपड़ा मकान तो एटलीस्ट प्रोवाइड कर पाए, तो वो उन्हीं चीज़ों के प्रोडक्शन पे ज़्यादा फोकस करेगी, ठीक है। जैसे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस पे ज़्यादा फोकस करेगी, तो क्या प्रोड्यूस करना उसका उस टाइम पे वो फोकस होगा। लेकिन अगर मान लो कोई बहुत डेवलप कंट्री है जैसे यूएसए है और ये सब है, तो ये किन चीज़ों पे फोकस करेंगे, अब इनकी जो रोटी कपड़ा वाली जो नीड है वो पूरी हो रही है इनके सिटीजन्स की, तो बाद में ये फिर और ज़्यादा किस चीज़ के ऊपर फोकस करेंगे, एआई के ऊपर फोकस करेंगे, टेक्नोलॉजी बेस्ड कोई भी चीज़ें हैं उनके ऊपर फोकस करेंगे, ठीक है। तो उनके लिए तो हमें ये डिसाइड करना है कि हमें क्या प्रोड्यूस करना है, और ये डिसाइड करने के लिए बहुत सारे फैक्टर्स हैं, उनको ध्यान में रख के करना है। उसके बाद कैसे प्रोड्यूस करना है, कैसे प्रोड्यूस करना है। अब मान लो इंडिया जैसी इकोनॉमी है जहाँ पे बहुत सारी लेबर आपको बहुत सस्ते में मिल जाएगी, तो वहाँ पे आप लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी का यूज कर सकते हो, जहाँ पे लेबर ज़्यादा यूज हो रही हो, ऐसी चीज़ों लेबर का ज़्यादा यूज करके मतलब आप प्रोड्यूस कर सकते हो। या फिर अगर आपके पास टेक्नोलॉजी अच्छी है, ठीक है, लेबर इतनी नहीं है आपके पास इतनी सस्ती अवेलेबल, तो आप टेक्नोलॉजी आपके सस्ती पड़ रही है तो आप टेक्नोलॉजी का यूज करके ज़्यादा प्रोड्यूस कर सकते हो, ठीक है। वैसे ही किसके लिए प्रोड्यूस करना है, इसमें हमें क्या देखना है कि अब प्रोड्यूस कर रहे हैं हम जो चीज़ें किसके लिए, क्या इन वो जो हम डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे इन रिसोर्सेज का जो प्रोड्यूस होंगे किस किस में कितना कितना कैसे करेंगे। पूरी इकोनॉमी की अगर हम देखें तो वो वैसे देखेंगे कि रूरल एरिया के लिए प्रोड्यूस कर रहे हैं, अर्बन के लिए कर रहे हैं, कौन से हाउस होल्ड्स के लिए कर रहे हैं, गरीबों के लिए कर रहे हैं, मिडिल क्लास के लिए कर रहे हैं या अपर क्लास के लिए कर रहे हैं वो। और अगर बिजनेसमैन है, एक बिजनेसमैन सोचेगा कि किसके लिए प्रोड्यूस करना है, कोई भी सामान आइटम है उसके टारगेट कंज्यूमर्स कौन होंगे, किन के लिए हम प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो इकोनॉमी चाहे वो हम सेंट्रल लेवल पे देखें, सेंट्रल यानी कि हम पूरी इकोनॉमी हमारे कंट्री के लेवल पे देखें, या सिर्फ हम हमारी बिजनेस यूनिट के ऊपर देखें, तो हमें ये तीनों क्वेश्चंस का आंसर फाइंड आउट करना होता है इकोनॉमिक्स में, ठीक है। अब देखो माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स के कंसेप्ट्स आपने पढ़े हैं, उन्हीं का बस डिफरेंस है। आपने पढ़ तो रखी है ये चीज़ें, थोड़ा और अच्छे से हम इनको समझ लेते हैं। देखो माइक्रो क्या है, माइक्रो यानी कि स्मॉल, छोटा, ठीक है। ग्रीक वर्ड से बना हुआ है, ये वर्ड भी कई बार क्वेश्चंस में किसी एग्जाम में पूछ लेते हैं कि किन वर्ड से है ये माइक्रो मैक्रो वर्ड, किन वर्ड से निकले, तो ग्रीक वर्ड से निकले, ठीक है। माइक्रो यानी कि छोटा, एक सिंगल यूनिट की जब हम स्टडी करते हैं तो वो माइक्रो, और जब हम मैक्रो यानी कि बड़ा यानी कि पूरे होल मार्केट की, ठीक है, होल इकोनॉमी की जब हम स्टडी करते हैं तो उसको हम बोलते हैं मैक्रो, ठीक है। आप देखो जो माइक्रो यानी कि स्टडी ऑफ इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट, जैसे किसी एक कंज्यूमर या किसी एक फर्म की स्टडी कर रहे हैं, किसी एक मार्केट की, सिंगल मार्केट की, यूनिट सिंगल होनी चाहिए, ठीक है, सिंगल यूनिट की स्टडी कर रहे हैं, या फिर इसमें होल सारी यूनिट्स, पूरी मार्केट, पूरा नेशन, पूरा ग्लोब, उनकी स्टडी कर रहे हैं, तो वो मैक्रो होगी, ठीक है। इसका स्कोप क्या है कि हम डिमांड, सप्लाई, प्राइसिंग, कॉस्ट, कंज्यूमर बिहेवियर, ये सब चीज़ें स्टडी करते हैं, ठीक है। और मैक्रो इकोनॉमिक में हम नेशनल इनकम कैसे कैलकुलेट करनी है वो सब चीज़ें वो स्टडी करते हैं, एम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसी, इकोनॉमिक ग्रोथ, ये सब कंसेप्ट जो है वो हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी करते हैं। इसका फोकस क्या है, इंडिविजुअल पार्ट ऑफ द इकोनॉमी, और ये क्या है, एग्रीगेट ऑफ द इकोनॉमी, यानी कि सबका टोटल, ठीक है। इसके अलावा इसमें फोकस, इसमें जो की वेरिएबल है वो प्राइस ऑफ गुड्स होंगे, वेज ऑफ वर्कर्स कितना देना है कितना नहीं, प्रॉफिट फर्म का, कॉस्ट, ये सब चीज़ें, डिमांड एंड सप्लाई, इसमें नेशनल इनकम, जीडीपी, ये वही हो गया। ये बॉटम अप अप्रोच है। बॉटम अप अप्रोच क्यों है माइक्रो इकोनॉमिक्स, क्योंकि इसमें हम एक यूनिट से लेके फिर सबका एक एक जोड़ के फिर वो एग्रीगेट बन जाता है, तो नीचे से शुरू होती है, ठीक है। और मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है कि टॉप डाउन अप्रोच है। टॉप डाउन अप्रोच यानी कि पहले हम ये स्टडी करते हैं बैठ के कि पूरी इकोनॉमी में क्या चीज़ चल रही है, फिर उसका इम्पैक्ट हमारे बिजनेस पे, मतलब इस तरीके से स्टडी होती है, तो टॉप डाउन अप्रोच है, ठीक है। ये सब चीज़ें तो होगी कि इसमें लॉ ऑफ डिमांड होता है, इसमें हम ये देखते हैं एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज कैसे कर सकते हैं, ये मेन ऑब्जेक्टिव इसमें यही होता है, एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है। क्योंकि इसमें हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम, माइक्रो इकोनॉमिक में हम वो स्टडी करते हैं कि कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम कहाँ है, प्रोड्यूसर का कहाँ है, तो वो कहाँ होगा, एफिशिएंट एलोकेट करेंगे जब अपने रिसोर्सेज को, चाहे कंज्यूमर हो, कंज्यूमर अपने पैसों को इस तरीके से खर्च कर रहा है कि उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल रही है, वही होता है ना कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, तो वो स्टडी करेंगे।
अगर एक प्रोड्यूसर है तो वो किस लेवल पे प्रोड्यूस कर रहा है कि उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले, यानी कि वो अपने रिसोर्सेज को किस तरीके से एफिशिएंटली यूज कर रहा है, वो हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। और जो फुल एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है नहीं मिल रहा, प्राइस की स्टेबिलिटी कैसी है, इकोनॉमिक ग्रोथ कैसी है, ये सब चीज़ें हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। ठीक है, अब देखो नॉर्मेटिव और पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, ये सब चीज़ें ना जब हम बिजनेस इकोनॉमिक्स वर्ड जब पढ़ोगे, बिजनेस इकोनॉमिक्स की नेचर फीचर्स को समझोगे तो ये सारे वर्ड्स आएंगे आपके बीच में, नॉर्मेटिव, पॉजिटिव और या माइक्रो मैक्रो, ये सारे चीज़ें आएंगी। तो वो हमें इससे पहले इनका मीनिंग समझना जरूरी है ना। तो नॉर्मेटिव और पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या होती है, देखो पॉजिटिव और नॉर्मेटिव दो अलग मतलब है इनके, कि जैसे देखो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है, सबसे पहले ये देख लेते हैं। पॉजिटिव यानी कि जैसा है एज इट इज वैसा बताना, ठीक है, ट्रू जो भी मतलब ट्रूथ है ना, एक्चुअल में ट्रूथ है उसको बताना, वो हमारा पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है। इसको प्योर इकोनॉमिक्स भी बोलते हैं, या इसको पॉजिटिव साइंस भी बोलते हैं, पॉजिटिव साइंस भी बोलते हैं इसको। और डिस्क्रिप्टिव इकोनॉमिक्स यानी कि जो है एज इट इज हम डिस्क्राइब कर रहे हैं, बस ये नहीं बता रहे कि क्या होना चाहिए, सिर्फ ये बता रहे क्या है, मतलब कि जैसे हमने ये बताया कि अनएम्प्लॉयमेंट है, अब हम ये सिर्फ बता रहे हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट है, इतने परसेंट अनएम्प्लॉयड है, मतलब इतने परसेंटेज पे एम्प्लॉयड है, ये सारी चीज़ें हम बता रहे हैं। ये नहीं बता रहे कि हमें करनी चाहिए दूर अनएम्प्लॉयमेंट को, कैसे कैसे हम कर सकते हैं दूर, ये चीज़ें कुछ नहीं, सजेशन कुछ भी नहीं दे रहे, सिर्फ बता रहे हैं, हम हमारा ओपिनियन नहीं दे रहे, सिर्फ फैक्ट्स और ट्रूथ्स को बता रहे हैं। ठीक है, वो हमारी पॉजिटिव इकोनॉमिक्स होती है। ठीक है, इसमें ये ऑब्जेक्टिव अप्रोच है। ठीक है, और कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप देखते हैं कि एक वेरिएबल से दूसरे वेरिएबल पे कितना इम्पैक्ट पड़ रहा है, वो हम मेजर कर रहे हैं। जैसे कि प्राइस के बढ़ने से डिमांड बढ़ती है, अब ये बढ़नी चाहिए नहीं बढ़नी चाहिए, प्राइस कितना होना चाहिए कितना नहीं होना चाहिए, ये सब चीज़ें स्टडी नहीं कर रहे, सिर्फ ये देख रहे हैं कि अगर प्राइस इतना होगा तो डिमांड इतनी होगी। ठीक है, तो वो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स होती है, यानी कि कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बता रहे हैं, क्या एक्चुअल में हो रहा है इकोनॉमी में वो बताते हैं हम। ठीक है, एक्सेप्ट और रिजेक्ट स्टेटमेंट, एक्सेप्ट और रिजेक्ट स्टेटमेंट यानी कि क्योंकि देखो अब ट्रूथ के बेस पे है तो सीधी ऐसे होगी कि हाँ ये चीज़ है, क्या अनएम्प्लॉयमेंट है, सिर्फ हाँ ना में जवाब देना है, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट अगर एग्जिस्ट करता है, अगर हमारा डेटा बता रहा है तो हाँ ना में बताएंगे। तो एक्सेप्ट और रिजेक्ट स्टेटमेंट्स होती है इसमें। ठीक है, कुछ भी सजेशन वाली चीज़ नहीं होती। और ये पॉजिटिव इकोनॉमिक्स जो कंसेप्ट है वो किसने दिया था, रॉबिन्स ने। रॉबिन्स जो है वो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स के बारे में बताया था। ठीक है, रॉबिन्स का नाम आता है जब हम पॉजिटिव इकोनॉमिक्स कंसेप्ट की बात करते हैं। तो अब नॉर्मेटिव क्या होता है, नॉर्मेटिव इसका उल्टा है थोड़ा, कि हम इसमें खुद का जजमेंट भी देते हैं, ओपिनियन भी देते हैं, ओपिनियन और जजमेंट की भी इसमें वैल्यू है। यानी कि सिर्फ ये नहीं बताना है कि क्या है क्या नहीं, ये भी बताना है कि क्या होना चाहिए, व्हाट शुड बी। ठीक है, उसमें ये था कि क्या है इकोनॉमी कैसी चल रही है, इसमें यह कि इकोनॉमी कैसी होनी चाहिए, हाउ इकोनॉमी ought टू बी ऑपरेट, यानी कि कैसी इकोनॉमी होनी चाहिए। ये सब्जेक्टिव अप्रोच है। अब देखो सब्जेक्टिव यानी कि एक अब ओपिनियन दे रहे हैं तो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करते हैं कि मैं अपना अलग ओपिनियन दूंगी, आप लोग अपना अलग ओपिनियन दोगे, कोई इकोनॉमिस्ट होगा वो अपना अलग ओपिनियन देगा, कोई एग्रीकल्चर वाला होगा वो अपना अलग ओपिनियन देगा, तो सबका अलग अलग ओपिनियन हो सकता है। तो सब्जेक्टिव है ये, यानी कि डिपेंड करती है कि कौन दे रहा है जजमेंट या ओपिनियन। ठीक है, लेकिन प्योर जो इकोनॉमिक्स थी यानी कि पॉजिटिव जो इकोनॉमिक्स थी वो क्या थी कि बिल्कुल जो फैक्ट के बेस पे बता रहे हैं, फैक्ट के बेस पे तो चाहे मैं बताऊं चाहे आप बताओ, जो रियलिटी है वही होगी। तो इसलिए वो हमारी ऑब्जेक्टिव थी अप्रोच, ये सब्जेक्टिव अप्रोच है। इसको हम पॉलिसी इकोनॉमिक्स भी बोलते हैं, क्योंकि पॉलिसी बनानी है तो कुछ सजेशन देने पड़ेंगे ना, सजेशन नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में दिए जाएंगे, तो ये पॉलिसी इकोनॉमिक्स में। ये पॉइंट सारे ध्यान रखने, ये ऐसे ही पॉइंट्स एग्जाम में आते हैं कि ये पॉलिसी इकोनॉमिक्स है। स्टेटमेंट जो इसमें है वो नाइदर रॉन्ग और नॉर राइट, यानी कि कोई भी स्टेटमेंट पूरी तरीके से गलत नहीं हो सकती और पूरी तरीके से सही नहीं हो सकती। ठीक है, क्योंकि ओपिनियन और सजेशन है, हर चीज़ के दो पहलू होते, तो वो वाली चीज़ है। ठीक है, अब जैसे ये बोले कि क्या अनएम्प्लॉयमेंट तो चलो वो, जैसे मान लो इन्फ्लेशन है, क्या इन्फ्लेशन सही चीज़ है या नहीं है इकोनॉमी के लिए, राइट है या रॉन्ग है। तो राइट और रॉन्ग तो दोनों ही चीज़ नहीं है, क्योंकि सही भी है और गलत भी है एक लेवल तक, एक लिमिट तक। तो अब वो लिमिट बताना वो क्या है, वो ओपिनियन है। ठीक है, तो इसलिए इसमें ना तो कोई पॉजिटिव स्टेटमेंट होती ना ही नेगेटिव, ना तो हम रिजेक्ट करते स्टेटमेंट को और ना ही एक्सेप्ट करते। पीपल कैन एक्सप्रेस देयर ओपिनियन, एक्सप्रेस कर सकते हैं। और ये किसने दी थी, मार्शल ने।
पॉजिटिव इकोनॉमिक्स किसने दी थी? रॉबिन्स ने। और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स जो है वो हमारी मार्शल ने दी थी। और ये प्रिस्क्रिप्टिव और प्रैग्मेटिक अप्रोच होती है। प्रिस्क्रिप्टिव और प्रैग्मेटिक क्या होता है कि प्रैक्टिकल अप्रोच है, ये नहीं कि सिर्फ फैक्ट के बेस पे, जो सिर्फ डेटा है उसके बेस पे जो बुक में लिख रखा है, जो थ्योरी है, जो लॉ है वो एज इट इज़ बता दिया, वो नहीं, प्रैक्टिकली कैसे इम्प्लीमेंट करोगे वो चीज़ बताती है हमारी नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। तो इसलिए ये प्रैग्मेटिक यानी कि प्रैक्टिकल, और प्रिस्क्रिप्टिव यानी कि सजेशन देना एक तरीके से, तो वो अप्रोच है नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। ठीक है, ये इनमें डिफरेंस है। ये कुछ नहीं, जो हमने समझ ही लिया वही सारी चीज़ें कि कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप पॉजिटिव इकोनॉमिक्स बताती है, ये हमें मोरल और एथिकल चीज़ें बताती है नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स की कैसे होनी चाहिए, वैल्यू जजमेंट है, वो सब चीज़ें। जैसे एग्जांपल ये देख लो, जैसे कि मनी सप्लाई अगर इंक्रीज होगी तो इन्फ्लेशन इंक्रीज होगा, ये पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में बताती है, क्योंकि कोज एंड इफेक्ट बता रही है ना, क्योंकि हाँ जब भी मनी सप्लाई इंक्रीज होती है तो इन्फ्लेशन होता है। अब ये इन्फ्लेशन होना सही चीज़ है नहीं है वो नॉर्मेटिव बताएगी। ठीक है, कि गवर्नमेंट शुड रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट, रिड्यूस करना चाहिए, इन्फ्लेशन कंट्रोल करना चाहिए इन्फ्लेशन पे, और इन्फ्लेशन होना भी चाहिए एक लिमिट तक, जैसे बोलते हैं ना 2 से 4% के बीच में इन्फ्लेशन होना भी चाहिए। तो वो सारी चीज़ें कौन बताता है? वो हमारी नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स बताते हैं। ठीक है, एक और चीज़ है, कंसेप्ट है, ये और समझ लेते हैं। डिडक्टिव और इंडक्टिव मेथड क्या होते हैं इकोनॉमिक्स को समझने के, या आपने यूजीसी नेट में फर्स्ट पेपर में पढ़े भी होंगे, डिडक्टिव रीजनिंग, इंडक्टिव रीजनिंग, ये क्या होती है। देखो, डिडक्टिव यानी कि जनरल टू पर्टिकुलर होता है जो हमारा डिडक्टिव यानी कि हम एक कोई चीज़ थी जो जनरली सारी जगह अप्लाई हो रही है, कोई लॉ है जो पहले से टेस्ट हो चुका है, सारी जगह अप्लाई है, उसको हम हमारे जो पर्सपेक्टिव है, हमारा जो कंटेक्स्ट है उसमें यूज करके देखते हैं, तो उसको हम बोलते हैं जनरल टू पर्टिकुलर यानी कि डिडक्टिव मेथड। जैसे लॉ ऑफ डिमांड है, वो बना हुआ है लॉ ऑफ डिमांड पहले से। ठीक है, अब हम ये देखते हैं कि हमारे केस में अगर हम प्राइस बढ़ा रहे हैं तो डिमांड उसकी कम हो रही है। ठीक है, प्राइस के बढ़ने से डिमांड कम हो रही है, और प्राइस के कम होने से हमारी डिमांड बढ़ रही है। तो ये लो हम हमारे बिजनेस में जब यूज करके देख रहे हैं तो उसको हम डिडक्टिव मेथड बोलते हैं। ठीक है, ऐसे पढ़ना, यानी कि पूरा एक कंसेप्ट जो पहले से डेवलप हो चुका है उसको अब हम एक पर्टिकुलर कंटेक्स्ट में अप्लाई करके देख रहे हैं, तो उसको हम डिडक्टिव मेथड बोलते हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं इनसे रिलेटेड बेसिक से, जैसे ये एब्स्ट्रैक्ट है, ए प्रायरी मेथड कौन सा होता है, तो डिडक्टिव मेथड है, जनरल टू पर्टिकुलर होगा। डिसेंडिंग प्रोसेस है, डिसेंडिंग यानी कि बड़ी चीज़ थी पहले, उसमें से पर्टिकुलर चीज़ यानी कि छोटी चीज़ निकली है। जनरल चीज़ बड़ी होती है ना, कि पूरे यूनिवर्स पे कुछ चीज़ अप्लाई हो रही थी, और ये हमारी ए कंपनी है, इस कंपनी के ऊपर क्या चीज़ अब अप्लाई होगी, तो ये बड़ी चीज़, इसमें तो ABC सारी कंपनीज थी, तो उससे डिसेंडिंग प्रोसेस में जा रहे हैं, नीचे की तरफ जा रहे हैं एक तरीके से। ठीक है, इंडक्टिव मेथड अब क्या होता है? इंडक्टिव मेथड इकोनॉमिक्स को स्टडी करने का, यानी कि पर्टिकुलर टू जब जर्नल जाते हैं हम, यानी कि हम कोई एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं, 2-3 कंपनियों में हमने वही एक्सपेरिमेंट करके देखा, फिर हम उसको जर्नलाइज कर रहे हैं कि हाँ ये चीज़ हर कंपनी में अप्लाई हो सकती है। ठीक है, तो वैसे मेथड को हम इंडक्टिव मेथड बोलते हैं। तो ये इम्पीरिकल मेथड होता है, क्योंकि हम खुद टेस्ट करके देखते हैं ना, ये थ्योरेटिकल होता है डिडक्टिव में। ठीक है, क्योंकि जनरल से पहले कोई थ्योरी बनी हुई थी, उससे हम अपने ऊपर जा रहे हैं, तो वो डिडक्टिव हो गया। इम्पीरिकल यानी कि हम खुद टेस्ट करके देख रहे हैं, फिर उस टेस्ट के बेस पे हम जर्नलाइज कर रहे हैं चीज़ों को, तो पर्टिकुलर टू जर्नल जाएंगे। ठीक है, ये असेंडिंग होगी क्योंकि एक कंपनी ने पे टेस्ट किया, फिर B पे टेस्ट किया, इन सब के बेस पे हमने बता दिया कि सबका ही होता है। ठीक है, तो इसलिए ये एक असेंडिंग प्रोसेस है। जैसे कि बाय ऑब्जर्विंग डेटा एंड प्राइसेस ऑफ डिमांड इन मार्केट, इकोनॉमिक्स डिस्कवर द लॉ ऑफ डिमांड। तो लॉ ऑफ डिमांड जब बना तो कैसे बना कि उन्होंने देखा ना कि बहुत सारा डेटा ऑब्जर्व किया कि हर बार प्राइस के बढ़ने से डिमांड कम हो रही है और प्राइस के घटने से डिमांड बढ़ रही है। ठीक है, तो ये चीज़ें ऑब्जर्व की, फिर उसके बेस पे ये लॉ ऑफ डिमांड बनाया। ये जब बना था तो ये इंडक्टिव मेथड से बना। कोई भी लॉ जब बनता है तो इंडक्टिव मेथड से ही बनता है, लेकिन जब उस लॉ को हम अप्लाई करते हैं तो वो डिडक्टिव हो जाता है। ठीक है, अब एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लेते हैं। ये बिल्कुल बेस था हमारा, बेसिक जो चीज़ें हैं इकोनॉमिक्स से। आगे की जो क्लासेस जब हम करेंगे तब उसमें ये सारी टर्म्स यूज होंगी, तो आपको ये टर्म्स पता होनी चाहिए, इसलिए हम पहले ही वो चीज़ें पढ़ रहे हैं कि वो क्या था। अब देखो क्या है, डेफिनेशन से रिलेटेड है। एल्फ्रेड मार्शल ने इकोनॉमिक्स को क्या बोला था, यानी कि इकोनॉमिक्स की कैसी डेफिनेशन दी थी मार्शल ने, याद करो। जब हमने सबसे पहली डेफिनेशन एडम स्मिथ की देखी थी, जिसमें उन्होंने वेल्थ के लिए बोला था, तो वेल्थ तो इसमें होगी नहीं, वेल्थ तो एडम स्मिथ की है।
तो मार्शल, उसके बाद ही मार्शल आया, उन्होंने बोला वेल्थ वेल्थ नहीं, क्या होना चाहिए, वेलफेयर भी होना चाहिए। ठीक है, तो वेलफेयर जो डेफिनेशन है वो हमारी किसने दी थी, मार्शल ने दी थी। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, शेयर करना इस सीरीज़ को ताकि हम और आगे और क्लासेस भी लेके आएँ और ऐसी ही किसी और यूनिट की भी स्टार्ट करें। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।